Good morning, student. In this video, I am going to explain you fifth chapter of history, the rise of assertive nationalism. In the previous chapter, I have told you that in 1907, the Indian National Congress Party has divided into two sections, and the first section is the early nationalists, and the second one is assertive nationalism. तो आपको थर्ड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में। अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे? जो कि मॉडरेटली, जिन्होंने अपनी डिमांड को ब्रिटिशर्स के सामने रखा था और वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करके अपनी डिमांड को फुलफ़िल करना चाहते थे। लेकिन जो सेकंड सेक्शन था, जो असर्टिव नेशनलिस्ट का सेक्शन था, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या क्या डिमांड थी, वो कैसे राइज हुए, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो 1905 से जो 1914 का पीरियड था, ये पीरियड असर्टिव नेशनलिज्म का था, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। Like the early nationalists, the assertive nationalists also had Swaraj as their objective, but their demand were stated more aggressively. Early nationalists की भी क्या डिमांड थी? स्वराज की, यानी कि वो अपना इंडिया फ्री चाहते थे, लेकिन अपनी रूल चाहते थे इंडिया के अंदर, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में। लेकिन असर्टिव नेशनलिज्म का क्या था? उनकी भी ये डिमांड थी, ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उनकी जो डिमांड थी वो एग्रेसिवली थी, यानी कि वो उनको ये लगता था कि अर्ली नेशनलिस्ट ब्रिटिशर से बेग कर रहे हैं, एक भीख मांग रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए। वो इस तरह कुछ नहीं चाहते थे, वो खुद ही अपनी फ्रीडम को हासिल करना चाहते थे। द असर्टिव नेशनलिज्म फेज हैड लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल एज इट लीडर। तो ये जो अर्ली नेशनलिज्म का फेज था, उसके जो मेन 3 लीडर थे वो ये तीनों थे। इनको ट्रियो लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। What was the causes of the rise of assertive nationalism? assertive nationalism का क्या कॉजेज़ था राइज होने का? तो द असर्टिव नेशनलिस्ट फॉर क्रिटिकल ऑफ द ओल्ड लीडरशिप एंड एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ स्वराज एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो क्या करते थे? वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। तो जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट होने के बाद भी कुछ भी उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। एंड और अर्ली नेशनलिस्ट के बाद क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स एक्सपोज होते गए, उन जो भी वो अपनी डिमांड रखते थे वो उसको निगलेक्ट कर देते थे। तो इस तरह उनकी जो भी फीलिंग थी, हाइपोक्रेसी थी, वो एक्सपोज हो गई। तो इस तरह एक्सपोज होने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि अपनी डिमांड को वो एग्रेसिवली फुलफ़िल करेंगे। दूसरा क्या था कि इसमें जो लीडर थे, जो भी पीपल थे, वो यंगर एलिमेंट्स थे कांग्रेस के। तो वो क्या चाहते थे? दे हैड लॉस्ट फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। तो उनका ये फेथ बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था कि ब्रिटिशर्स उनके साथ जस्टिस करेंगे, उनके साथ फेयरफुली प्ले करेंगे। उनको लग रहा था कि वो चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। 1896 से और 1897 में सीवियर फेमाइन आया हुआ था पूरी कंट्री के ऊपर। और तो उससे क्या हुआ था? इकोनॉमिकली इंडिया बिल्कुल वीक हो गया था। उसके बाद प्लेग भी हुआ था, और जिससे बहुत सारी डेथ हुई बॉम्बे के अंदर। तो उस टाइम पे इंडियंस को ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की ज़रूरत थी, जबकि ब्रिटिशर्स ने उन इंडियंस का सपोर्ट नहीं किया, और जो किया भी वो बिल्कुल भी इनएडिक्वेट था, यानी कि बिल्कुल भी फुली उनके साथ, इंडिया के साथ सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा इंडिया के जो बाहर भी यूथ थे, उनको भी ये ब्रिटिशर्स का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे वो इंडियंस को ट्रीट कर रहे थे। और फिर जो लॉर्ड कर्सन की पॉलिसी थी बंगाल को डिवाइड करना, और भी बहुत सारे जो भी एक्ट पास किए इन्होंने, 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा होकर के असर्टिव नेशनलिज्म का फॉर्मेशन किया। द बिलीफ एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट का क्या क्या बिलीफ था, क्या ऑब्जेक्टिव था? वो ये बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ अपील करना, उनसे पिटिशन्स करना, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको बिल्कुल भी ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स जो है इंडियन के लिए अच्छा करेंगे।
और जबकि अर्ली नेशनलिस्ट इसके कॉन्ट्राडिक्टरी थे। उनको क्या लगता था कि ब्रिटिशर्स उनके साथ अच्छा करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पर भी वो गलत होंगे उनको हम क्रिटिसाइज़ करके उनको रियलाइज़ करवाएंगे। लेकिन अर्ली नेशनलिस्ट को ये लगा कि ये ओल्ड मेंडिनेसी जो बेगिंग है ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी। The main objective of the assertive nationalism was to give total independence for India. Means वो इंडिया के लिए टोटल इंडिपेंडेंस चाहते थे। अर्ली नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि ब्रिटिश के अंडर में हम लोग रूल करें, लेकिन इनको क्या चाहिए था कि टोटली फ्रीडम चाहिए था। मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, क्या क्या मेथड थे अर्ली नेशनलिस्ट के? We desire to turn our faces away from the government house and turn them to the hearts of the people. लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि हमको गवर्नमेंट के हाउस से अपना फेस टर्न करके इसको लोगों के हार्ट्स की तरफ टर्न करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट से अपील करना बंद कर देना चाहिए और लोगों से जाके अपील करना चाहिए, ताकि लोग हमारे सपोर्ट में आए और हम सब इकट्ठा होकर के फाइट करें। अर्ली नेशनलिज्म ने क्या किया था? उनके अंदर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सेक्रीफाइस था, यानी कि पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी फ्रीडम चाहते थे। एंड वो इसके लिए लड़ाई भी हो तो वो लड़ के मर सकते थे, लेकिन वो बेग नहीं करना चाहते थे कि हमको भीख में नहीं चाहिए आज़ादी। एक कोटेशन था, इफ़ द गवर्नमेंट वर टू कम एंड टेल मी टुडे टेक स्वराज। ये बिपिन चंद्र पाल का कोटेशन था कि अगर गवर्नमेंट मेरे पास आए और मुझसे कहे लो स्वराज ले लो, आज़ादी ले लो, तो मैं क्या कहूँगा? आई वुड से थैंक यू फॉर द गिफ्ट बट आई विल नॉट हैव दैट विच आई कैन नॉट एक्वायर बाय माई ओन हैंड्स। यानी कि वो उनको उन्होंने ये कहा कि अगर ब्रिटिशर्स खुद आके मुझे फ्रीडम दे दें तो मैं कहूँगा तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए जो मैंने खुद अपने हाथों से ना लिया हो। यानी कि वो अपनी आज़ादी को खुद अपने हाथ से लेना चाहते थे, भीख में नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने 3 मेथड अटेन किया, 3 मेथड प्रपोज किया इंडिपेंडेंस के लिए: स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। खुद हर चीज़ अपने इंडिया में हो और बॉयकॉट हो, ब्रिटिशर्स का हर चीज़ का बॉयकॉट हो, और एजुकेशन जो हो नेशनल एजुकेशन हो। इस तरह ये तीनों चीज़ों से उन्होंने लोगों को इनकरेज किया। अचीवमेंट क्या क्या हुई इनकी? द सोशल बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट वॉज ब्रॉडेंड अंडर देयर लीडरशिप, इट मूव बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द अर्बन इंटेलिजेंस। ये जो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, इससे क्या हुआ? लोगों के अंदर ये तेज़ी से फैलता चला गया एंड उनको अपना ये गोल जो उन्होंने ये बनाया हुआ था, ये लोगों के अंदर तेज़ी से फैलता गया और लोग एक साथ होने लगे। और दे इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस अमंग द पीपल। उन्होंने लोगों को ये टॉट कराया कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं इंडिया की चीज़ों को से, इंडिया के अंदर चीज़ों को बना के। उनको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर की चीज़ों पे स्पेंड करके, इम्पोर्टेड आइटम्स को ख़रीद करके उसमें पैसा वेस्ट करने की, यानी कि अपना पैसा अपनी ही कंट्री में रहना चाहिए। दे हेल्प टू रिवाइव कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज़ इंडिया की बंद हो गई थी या जो कि बिल्कुल इकोनॉमिकली वीक हो गई थी, उसमें इन्होंने हेल्प किया, उसको रिवाइव कराया। और एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड को उन्होंने इम्प्रूव करा। नॉन कोऑपरेशन मेथड चलाया, बॉयकॉट मेथड चलाया। स्पीचेस और राइटिंग के थ्रू लोगों के अंदर फीलिंग अराउज कराई। यंग पीपल वर फिल्ड विद पैट्रियोटिक ज़ील टू फ्री देयर कंट्री। जो यंग पीपल थे उनके अंदर ये बिल्कुल फीलिंग आ गई पैट्रियोटिक वाली, और वो अपनी कंट्री को फ्री करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। वो बिल्कुल सैक्रिफाइस कर देना चाहते थे अपने आप को इंडिया की फ्रीडम के लिए। द असर्टिव नेशनलिस्ट फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू विदड्रॉ मेनी अनजस्ट लॉ। अपने एग्रेसिव वे की वजह से असर्टिव नेशनलिस्ट ने बहुत सारे ऐसे लॉज को फोर्स करा विदड्रॉ करने के लिए। यानी कि जो भी बहुत सारे लॉज बनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको वापस लेने के लिए फोर्स करा। असर्टिव नेशनलिस्ट के जो मेन 3 लीडर थे वो मैंने बताया, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। तो ये तीनों को मिला के लाल, पाल और
सॉरी बाल लाल पाल कहा जाता है। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे 1856 में ये बॉर्न हुए थे महाराष्ट्र में। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, केसरी और द महारथ, टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, करेज एंड सेल्फ डिफेंस फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री। एंड ही सेलिब्रेटेड द गणपति फेस्टिवल एंड ऑनर शिवाजी टू स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने इनको कहा था द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये वो लीडर थे जिन्होंने लोगों के अंदर स्प्रेड किया इस फीलिंग को, जिससे लोग इकट्ठे हुए। तो ब्रिटिशर्स ने इनको कहा कि यही वो लीडर हैं जिन्होंने इंडिया के इंडियन पीपल को अनरेस्ट कर दिया। यानी कि पहले क्या थे, लोग आराम से अपनी चीज़ों को पाना चाहते थे, लेकिन जब वो अनरेस्ट हो गए तो वो एग्रेसिव हो गए और वो ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इसमें किसका इम्पोर्टेंट प्ले था, वो बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक वॉज द लीडर ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट सेक्शन इन द कांग्रेस। ये लीडर थे असर्टिव नेशनलिस्ट सेक्शन के। एंड 1907 में जब नेशनल कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई तो इन्होंने ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तिलक एक फेयरलेस फाइटर थे। ही हैड नो फेथ इन द गुड इंटेंशन फॉर द ब्रिटिश and felt that all evils in India could be removed with the ouster of the British। उनको इनके अंदर ये फेथ बिल्कुल भी नहीं था कि ब्रिटिश के इंटेंशन जो हैं वो अच्छे हैं, और वो इस बिलीफ में थे कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे तो इंडिया से सारी इविल्स हट जाएंगी। देन बिपिन चंद्र पाल 1858 में सिलहट में बॉर्न हुए थे, जो कि अभी बांग्लादेश में है। एंड इन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन कर लिया था और इन्होंने 1887 में न्यू इंडिया को फाउंडेड किया था। उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए थे। जब कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई थी तो इन्होंने असर्टिव नेशनलिज्म में पार्ट लिया था। उन्होंने कहा था इंडिया मस्ट अटेन एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। इंडिया को हर हालत में आज़ादी चाहिए फॉरेन कंट्रोल से। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो यंग स्टूडेंट को बिल्कुल एजुकेट करना चाहते थे, वो अप्रिशिएट करते थे अपने कल्चर हेरिटेज के लिए। एंड ही ड्राइव स्ट्रेंथ एंड यूनिटी फ्रॉम इट। ही स्प्रेड हिज पैट्रियोटिज्म थ्रू आर्टिकल्स एंड स्पीचेस। उन्होंने स्पीच दिए, अपने आर्टिकल्स निकाले, जिससे उन्होंने पैट्रियोटिज्म को स्प्रेड किया। ही रियलाइज दैट इकनॉमी ऑफ इंडिया वॉज इन अ बैड शेप। यही वो थे जिन्होंने ये रियलाइज़ करवाया कि इंडिया की इकनॉमी एक बैड शेप में है, और इसकी जो मेन रेमेडी है वो ये है कि हमको अपने स्वदेशी गुड्स को यूज़ करना चाहिए और फॉरेन गुड्स को का बॉयकॉट करना चाहिए। एंड ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी इन 1920। जो गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था वो इसके फेवर में नहीं थे। देन लाला लाजपत राय, द थर्ड वन इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भी एक फेयरलेस नेशनलिस्ट थे, जो कि 1865 में पंजाब में बॉर्न हुए थे, और ये प्रोफेशनली एक लॉयर थे। 1888 में ये कांग्रेस में ज्वाइन हो गए थे जब कांग्रेस स्प्लिट हुई थी। एंड वो तिलक की फ़िलासफ़ी से इन्फ्लुएंस्ड होके ही इसमें ज्वाइन हुए थे। एंड he was one of the leaders who called the direct action against the British rule instead of taking resort to prayers and Britishers। ये उनमें से ही एक लीडर थे जो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ डायरेक्ट एक्शन किया जाए, इसके बजाय इसके कि उनसे बेग करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। ये सब चीज़ें सही नहीं है। लाला लाजपत राय ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था पंजाबी। एंड ही यूज्ड इट एज अ चैनल टू प्रोपेगेट हिज आइडियाज़ ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। इसके थ्रू वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे लोगों तक। एंड ही ऑल्सो रोड बुक्स सच एज द आर्य समाज एंड इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये उनकी बुक थी जो उन्होंने लिखी।
लाला लाजपत रॉय वॉज अ ग्रेट विजनरी, ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजन। इंडियन कल्चर और रिलीजन से वो बहुत ज़्यादा लव करते थे। आर्य समाज के एक एक्टिव मेंबर थे और इन्होंने DAV कॉलेज लाहौर की फाउंडेशन रखी और बहुत सारे अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी फॉर्मेशन इन्होंने रखी। एंड इन्होंने मदन मोहन मालवीय से भी जॉइन हैंड किया टू ऑर्गेनाइज द नेशनलिस्ट पार्टी एंड द हिंदू संगठन मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कमिटी। ही वॉज नॉट अ कम्युनिटी, ही बिलीव्ड इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यानी कि वो कम्युनिटी में बिलीव नहीं करते थे कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी चाहते थे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ आइदर ऑफ द देम। ही सेड दैट सच यूनिटी शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ज़बरदस्ती की मतलब वो नहीं चाहते थे कि ज़बरदस्ती किया जाए, बल्कि एक साथ मिलजुल करके म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ये यूनिटी हो। 1928 में जब साइमन मिशन हुआ था इंडिया में, तो उन्होंने इसमें लाला लाजपत राय ऑर्गेनाइज्ड एंड टुक पार्ट इन नॉन वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। इसमें इन्होंने पार्ट लिया था और ड्यूरिंग वन सच डिमॉन्स्ट्रेशन इन लाहौर ही वॉज स्ट्रक एंड इंजर्ड इन लाठी चार्ज। इस तरह इसी एक डिमॉन्स्ट्रेशन में उन लाठी चार्ज में उनको इंजर्ड हो गए वो, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। मरने से पहले बिफोर डाइंग उन्होंने कहा, लाठी ब्लोज इन्फ्लिक्टेड ऑन मी वुड प्रूव वन डे एज नील्स इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब आज जो ये लाठी मुझ पर बरसाई जा रही है, ये एक दिन ब्रिटिश एम्पायर को प्रूव करेगी कि यहाँ से कि वो गलत है और वो यहाँ से जाएंगे। His courage and determination have earned him the title of शेर पंजाब। उनका जो ये करेज था, जो उनका ये डिटर्मिनेशन था, इसने उनको ये टाइटल दिया शेर पंजाब का, लॉयन ऑफ पंजाब का। लाला लाजपत राय को हमेशा उनके पैट्रियटिज्म के लिए, करेज के लिए, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ के लिए हमेशा रिमेंबर किया जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द असर्टिव नेशनलिज्म। थैंक यू।